नमस्कार दोस्तों। आजकल ड्रग्स के केसेस बहुत सुनने को मिलते हैं। पता लगता है कि कोई ड्रग उसके पास थे, वो पकड़ा गया और उसको 20 साल की सज़ा होगी, 10 साल की सज़ा होगी। ये एनडीपीएस केस, ये ड्रग्स केस है क्या? कोई भी आदमी जब पकड़ा जाता है किसी नारकोटिक सब्सटेंस के साथ तो उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट लगता है। अब एनडीपीएस एक्ट जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो है क्या। अब जो एनडीपीएस एक्ट है उसका फुल फॉर्म है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर द कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स। मतलब किसी भी तरीके के ड्रग्स जो प्रोहिबिटेड है, मतलब उसको सेल नहीं कर सकते, उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, उनको अगर कोई कंज्यूम करता है कोई नशे के लिए तो उस चीज़ के लिए जो है ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इस एक्ट के तहत अगर कोई भी आदमी किसी ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसके पास भी सर्टन राइट्स हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा एनडीपीएस का स्ट्रक्चर बताने वाला हूं कि एनडीपीएस एक्ट में क्या सेक्शंस लग सकते हैं और इस सेक्शन में जो है आपके पास क्या राइट्स हैं अगर आपको कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है एनडीपीएस केस में, मतलब ड्रग्स के साथ, और उसकी पनिशमेंट कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको एनडीपीएस का फुल फॉर्म बता देता हूँ। एनडीपीएस का फुल फॉर्म है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था टू रिस्ट्रिक्ट ऑफ सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स, जो कि सरकार द्वारा टाइम टू टाइम प्रोहिबिट किए जाते हैं कि ये ड्रग्स मार्केट में सप्लाई नहीं होंगे। बहुत सारे मेडिसिन्स हैं वो मार्केट में पहले तक बिकती आती हैं, बट एक सर्टन टाइम के बाद में वो मार्केट में बिकनी बंद हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग जो मेडिसिन्स हैं, उसे ड्रग्स भी हम बोलते हैं, तो उसको कंज्यूम करते हैं नॉट एज एन ट्रीटमेंट या फिर मेडिकेशन की तरह उसको यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते हैं नशे के लिए। नशा जो है वो ड्रग्स से बहुत इजीली होता है। मतलब कोई नशे करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दारू पिए या फिर कोई जो है वो दूसरे तरीके के नशे करे। हर्बल नशे में होता है जो प्लांट बेस्ड होता है, वो नशे होते हैं। बट एनडीपीएस में जो है वो वाले केमिकल वाले नशे भी आते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। अब सेक्शन 8 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सेल जो है वो इलीगल है, उसमें रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि मीन्स आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 21 एंड 22 में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स जो है उसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अब कितने लोग जो है वो घर पे भी प्लांटेशन करना शुरू करते हैं कुछ ड्रग्स के लिए। कुछ प्लांटेशन वाले ड्रग्स होते हैं जिसको एक गमले में उगाया जा सकता है, तो उस गमले में जब आप उसको उगाते हो ताकि आप उसे पर्सनल कंजम्पशन के लिए रख सको, तो वो भी जो है इलीगल है सेक्शन 21 और 22 में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई भी इंसान पकड़ा जाता है किसी कॉन्ट्राबैंड से जो बैन किया हुआ है, मतलब वो यूज़ नहीं कर सकता और उसके पास होना भी नहीं चाहिए, अगर उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो उसका वेट कितना है। अब अगर उसका वेट स्मॉल क्वांटिटी में है फिर तो उसको बहुत कम सज़ा होगी, बट अगर इंटरमीडिएट क्वांटिटी में है तो उसको एक नॉमिनल से सज़ा होगी। बट अगर वो कॉमर्शियल क्वांटिटी है उसके पास तो उसको सज़ा जो है वो ज़्यादा होगी। अब स्मॉल क्वांटिटी में सज़ा जो है वो 1 साल तक हो सकती है और 2 या 3 महीने में भी जो है वो कोर्ट आपको छोड़ सकती है। बट इंटरमीडिएट की सज़ा जो है वो 7 साल से 10 साल तक की हो सकती है एंड कॉमर्शियल क्वांटिटी में सज़ा जो है वो 10 से 20 साल तक की होती है। और मैं ये आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जिसमें कि ये चीज़ मेंशन की हुई है कि स्मॉल क्वांटिटी कितनी है किसी कॉन्ट्राबैंड की, कॉमर्शियल क्वांटिटी कितनी है किसी कॉन्ट्राबैंड की। चार्ट में जो भी ड्रग्स के बारे में बताया हुआ है, ये ड्रग्स आप अगर अपने पास रखते हैं तो आपके ऊपर स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी या कॉमर्शियल क्वांटिटी का चार्ज लग सकता है। अब इसमें सेक्शन 37 आता है। तो सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट कहता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि आप फ्यूचर में ऐसा कोई ऑफेंस नहीं करेंगे तो आपको बेल ग्रांट हो सकती है। अब कुछ ऑफेंडर जो है वो ऐसे होते हैं जिन्होंने पहली बार कोई ऑफेंस किया हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गलती से कोई ऑफेंस किया हो, तो उनके ऊपर सेक्शन 37 जो है वो नहीं लगता, मतलब उनको बेल मिल सकती है। मगर बहुत सारे हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं जो एक बार एफआईआर में आ गए एनडीपीएस की, फिर दोबारा पकड़े जाते हैं एनडीपीएस की एफआईआर में, फिर उनकी बेल हो जाती है, फिर वो तीसरी बार भी एनडीपीएस की एफआईआर में होते हैं। तो इस केस में जो है उनके ऊपर सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट लगता है और उनको बेल
नहीं मिलती है, कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती है कि अगर उसको बेल दे दी तो वो जो है जेल से निकलने के बाद में कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक्यूज्ड के भी कुछ राइट होते हैं। तो लेट्स से कि अगर आपके पर्सनल पोजेशन में, लेट्स से मैं हूँ यहाँ पे, मेरी पॉकेट में कुछ ड्रग्स है और मेरे को कोई पुलिस वाला रोक लेता है और वो ये कहता है कि मुझे आपके ऊपर शक है कि मीन्स आपके पास कोई कॉन्ट्राबैंड है, कोई ड्रग्स का सामान है और मैं आपकी तलाशी लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास लीगल राइट है कि मैं या तो मजिस्ट्रेट या किसी गज़टेड ऑफिसर को उस स्पॉट पे बुलाने के लिए मैं उसे कह सकता हूँ कि आप या तो किसी मजिस्ट्रेट को बुलाइए या गज़टेड ऑफिसर को बुलाइए मेरी तलाशी लेने के लिए, तभी मैं अपनी तलाशी लेने दूंगा। नहीं तो वो जो सारी प्रोसीडिंग है वो विशिएट हो जाएगी, जो भी अगर उसने ज़बरदस्ती भी कोई तलाशी ली है तो वो नहीं मानी जाएगी। नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी कभार पुलिस के दबाव में आके हम लोग स्टेटमेंट दे देते हैं कि हाँ जी ये कॉन्ट्राबैंड हम लेके आए थे, यहाँ से लेके आए थे और हमारे पास से मिली है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं यार हमें तो सज़ा हो जाएगी क्योंकि हमने पुलिस को ये अपने बयान दे दिए हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक जजमेंट है तूफ़ान सिंह की, जिसमें ये क्लियरली हेल्ड किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट किसी भी पुलिस ऑफिशियल के सामने दी हुई वो कोर्ट में परमिसिबल नहीं होगी, वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मानी नहीं जाएगी। क्योंकि पुलिस वाले जो है वो हो सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करके जो है आपकी स्टेटमेंट ले लें, तो वो जो स्टेटमेंट है आपकी एडमिसिबल नहीं होगी, आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं हो सकती। कोर्ट में अगर सरकारी वकील बोलेगा भी कि ये तो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि मेरे पास से ये ड्रग्स मिला और मैं वहाँ से लेके आया था, तो कोर्ट उस स्टेटमेंट को बिल्कुल भी नहीं मानेगी इन व्यू ऑफ तूफ़ान सिंह जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक एप्लीकेशन चला रहे हैं मोबाइल में, ब्ला ब्ला करके एक एप्लीकेशन है, मतलब मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आप कोई सर्टन ड्राइव के लिए जो है वो एप्लीकेशन चला रहे हैं कि यार मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो मैं अपने साथ 1 या 2 पैसेंजर ले लेता हूँ ताकि मेरा खर्चा जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, मेरे ऊपर नहीं आएगा। अब ऐसे में आप किसी अननोन पर्सन को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसके पास एक बैग है छोटा सा, उस बैग में लेट्स से कि कोई एनडीपीएस का ड्रग्स पड़ा हुआ है जो कि आपको नहीं पता। ऑब्वियसली आप उसका बैग खुलवा के तो चेक करोगे नहीं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि कहीं पे बैरिग्रेटिंग है, वहाँ पे पुलिस वाले ने रोक लिया और वो सामान चेक करने लग गया, तो उस केस में क्या होगा कि आपको भी अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि आप उसके साथ उस गाड़ी में मौजूद थे। अब रही बात कि आप बोलेंगे कि वो बैग जो है वो उसका है और हम एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग ट्रायल प्रूव होंगी। क्योंकि जब आप उस स्पॉट पे मिले हो पुलिस वाले को तो अब वो आपके साथ ही गाड़ी में बैठा हुआ है, तो कोई भी चीज़ें जो है वो कोर्ट में ही आप प्रूव कर पाओगे, तभी आपको बेल मिलेगी या एक्विटल होगा। बट प्रायर टू दैट जो है वो आपको अरेस्ट कर लेगी पुलिस और उसके बाद में आपके अगेंस्ट चार्जशीट भी फाइल हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगा है कि कुछ आपको लॉ के बारे में पता लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।